हेलो फ्रेंड्स, अपोलो CSE स्टडी सेंटर में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। फ्रेंड्स, मैं हूं मोहम्मद अफजल और इंडियन ज्योग्राफी की हमारी प्रैक्टिस सेट चल रही है। ये हमारी दूसरी प्रैक्टिस सेट है। तो चलिए देखते हैं इस प्रैक्टिस सेट को बिना समय को व्यर्थ किए हुए। फ्रेंड्स, हमारी दूसरी प्रैक्टिस सेट के अंतर्गत जो हमारा पहला प्रश्न है वो प्रश्न कह रहा है, भारत किस अक्षांश पर स्थित है। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं और चारों ऑप्शन जो हैं बहुत ही जो है हमें लगते हैं कि सही हो सकते हैं, बट हम इन्हें देखते हैं कि क्या सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का। इसमें प्रश्न पहला है, भारत किस अक्षांश पर स्थित है। 4 ऑप्शन है, 23.5 डिग्री दक्षिण, 23.5 डिग्री उत्तर और 0 डिग्री और 66.5 डिग्री उत्तर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। 23.5 डिग्री उत्तर भारत स्थित है अक्षांश पर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, भारत में कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है। हमारी थ्योरी की क्लासेस में हमने देखा होगा कि हमने बखूबी इसको समझाने का प्रयास किया है कि जो कर्क रेखा है वो भारत के 8 प्रदेशों से होकर गुजरती है। कितने प्रदेशों से होकर गुजरती है? 8 प्रदेशों से। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन सी। ये इंटर होती है गुजरात में और ये निकलती है मिजोरम में। तो ये चीज़ें आपको देखनी है। अगर आपसे पूछे कि भारत सबसे पहले कर्क रेखा सबसे पहले किस स्टेट में जो है प्रविष्ट होती है या उसमें अंदर आती है, तो गुजरात है। निकलती किस में है? तो वो है मिजोरम। ये चीज़ें आपको जो है देखना है, बहुत ज़रूरी है। ये सब पॉइंट्स आपको ध्यान में रखना होगा। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, कर्क रेखा के उत्तर में कौन सा मुख्य अक्षांश है। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए है मकर रेखा, ऑप्शन बी है भूमध्य रेखा, ऑप्शन सी है आर्कटिक वृत्त और ऑप्शन डी है ग्रीनविच रेखा। देखिए, जो मकर रेखा है यहाँ पर आपसे कह रहा है कर्क रेखा के उत्तर में कौन सा मुख्य अक्षांश है, ये आपको देखना है। सबसे पहले हम पृथ्वी का यहाँ पर एक चित्र बना लेते हैं। हम देख लीजिए, जिस तरीके से ये हमारी पृथ्वी है, आप सभी ने ये पृथ्वी आपने देखा होगा और इस पृथ्वी पर हमें अमुक रेखाएं खींचने को जो है देखने को मिलती है। जिस तरीके से एक रेखा ये हमने देखी, इस रेखा को हमने क्या कहा? इस रेखा को हमने कहा भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा का मतलब क्या होता है? जो इसे भूमध्य रेखा यानी भूमि के मध्य, यानी ये क्या करती है, ये रेखा ये पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। पहला जो ऊपर वाला हिस्सा हो जाता है, यानी जो ये हिस्सा हो जाता है, ये हिस्सा कहलाता है उत्तरी ध्रुव और जो नीचे वाला हिस्सा हो जाता है ये कहलाता है दक्षिणी ध्रुव। ये होता है। उसी के अकॉर्डिंग, उसी के साथ ही साथ हमारी जो पृथ्वी है, तो इस पे एक हमने ये तो बात कर ली, ये तो हमने जो है बात कर ली इसकी भूमध्य रेखा की। एक मिनट, इसको थोड़ा हम सही कर लेते हैं। हमने बता दिया था आपको ये रेखा, ये हमने बताया आपको भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा ये 0 डिग्री पे खींची हुई रेखा है और इसके ऊपर, इसके जस्ट ऊपर हम जाएंगे तो यहाँ पर एक रेखा हमें देखने को मिलती है जिसको कहते हैं कर्क रेखा। कर्क रेखा के ऊपर उत्तर में और हम जाएंगे थोड़ा तो हमें एक रेखा और देखने को यहाँ मिलेगी, यहाँ पर, जिसे कहते हैं जो है हम आर्कटिक वृत्त कहते हैं। इनका जो है सीरियल देख लीजिए। जो भूमध्य रेखा है वो 0 डिग्री पर स्थित है, 0 पे स्थित है। जो मकर रेखा है ये 23.5 डिग्री पे स्थित है, 23.5 डिग्री नॉर्थ पे स्थित है। और जो ये आर्कटिक वृत्त है वो 66.5 डिग्री नॉर्थ पे स्थित है, 66.5 डिग्री नॉर्थ पे स्थित है। वही सब सेम चीज़ें नीचे भी होंगी। क्या होगा इसमें कि जो ये रेखा है, यानी यहाँ पर भूमध्य रेखा के नीचे, तो ये रेखा ये है, इसे हम कहते हैं मकर रेखा। क्या कहेंगे? इसे मकर रेखा कहेंगे। और मकर रेखा के नीचे, इसके नीचे यहाँ पर हमें एक रेखा और देखने को मिलती है यहाँ पर, जिसको इसे कहते हैं हम अंटार्कटिक वृत्त। सेम चीज़ें हैं इसमें। भूमध्य रेखा के नीचे ये है आपकी मकर रेखा और उसके नीचे है अंटार्कटिक वृत्त। भूमध्य रेखा के ऊपर कर्क रेखा और आर्कटिक वृत्त। यहाँ पर प्रश्न क्या कह रहा है आपसे कि कर्क रेखा के उत्तर में कौन सा मुख्य अक्षांश है। कर्क रेखा के उत्तर की बात कर रहा है, तो कर्क रेखा के उत्तर में कौन सा मुख्य अक्षांश है? ये कौन सा है आपका? तो ये है आपका अंटार्कटिक वृत्त। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका? इसका सही उत्तर हो जाएगा अंटार्कटिक वृत्त। तो अंटार्कटिक वृत्त जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न का। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं कि कर्क रेखा का सबसे पश्चिमी राज्य कौन सा है। अभी आपको इसके बारे में जो है बताया था, आपको एक्सप्लेन किया था। कर्क रेखा का सबसे पश्चिमी राज्य कौन सा है, मैंने बताया था आपको। इसमें 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। सही उत्तर हो जाएगा इसका गुजरात। मैंने अभी जस्ट आपको बताया था थोड़ी देर पहले कि इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका गुजरात।
गुजरात इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कर्क रेखा किस प्रकार के जलवायु क्षेत्र को प्रभावित करती है। पांचवा प्रश्न है कि कर्क रेखा किस प्रकार के जलवायु क्षेत्र को प्रभावित करती है। 5 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, उष्णकटिबंधीय, शीतोष्ण, ध्रुवीय और शुष्क। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र को प्रभावित करती है। क्यों, थोड़ा सा इसको हम देख लेते हैं। यहाँ पर देख लीजिए, जिस तरीके से ये हमारी पृथ्वी को थोड़ा हम अलग रंग से इंडिकेट करते हैं। ये हमारी पृथ्वी है और ये हमारा छोटा सा सूर्य है। ओके, सूर्य है तो सूर्य की जो रोशनी निकलती है, जो किरणें निकलती हैं, वो भूमध्य रेखा पर सीधी पड़ती हैं। यानी ये जो भूमध्य रेखा है इस पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। अब जब सूर्य की किरणें यहाँ तक इस तरीके से निकलेंगी, इस तरीके से आएंगी, तो ये ऊपर यानी यहाँ पर कर्क रेखा और उसके नीचे यहाँ पर यानी मकर रेखा, इसका जो बीच का जो क्षेत्र है, जो कर्क रेखा और मकर रेखा के जो बीच का क्षेत्र है, इसको जो ये प्रभावित करती हैं। यानी सूर्य की किरणें यहाँ पर भी पहुँचती हैं, भले ही सीधी ना पहुँचती हों, लेकिन तिरछी ज़रूर सूर्य की किरणें यहाँ पर पहुँचती हैं। तो इस कारण से जो कर्क रेखा जो होती है तो क्या करती है, वो किस प्रकार के जलवायु क्षेत्र को प्रभावित करती है? तो उष्णकटिबंधीय। सही उत्तर हो जाएगा उष्णकटिबंधीय। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। कर्क रेखा निम्नलिखित में किस राज्य से नहीं गुजरती है? 6 ऑप्शन आपको दिए गए हैं यहाँ पर, आप देख सकते हो। एक है, पहला है मध्य प्रदेश, दूसरा है राजस्थान, तीसरा है बिहार और चौथा है यानी जो डी है वो है त्रिपुरा। 4 ऑप्शन दिए गए हैं आप सबको, सभी को पता है, कॉमन चीज़ें हैं इसमें। मध्य प्रदेश में से गुजरती है, राजस्थान से भी गुजरती है, बिहार से नहीं गुजरती है, त्रिपुरा से गुजरती है। ठीक है, तो सही ऑप्शन हो जाएगा इसका बिहार। बिहार से कर्क रेखा नहीं गुजरती या कर्क रेखा नहीं गुजरती है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कर्क रेखा का सबसे पूर्वी राज्य कौन सा है? सबसे पूर्वी की बात कर रहा है। अब आप समझिए, पहले मैंने बताया था, जस्ट अभी आपको बताया था कि कर्क रेखा का सबसे पूर्वी राज्य कौन सा है, तो वो है आपका मिजोरम। मिजोरम सही उत्तर हो जाएगा इसका, मिजोरम सही उत्तर है इसका। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। कर्क रेखा के सबसे नज़दीक का प्रमुख भारतीय शहर कौन सा है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। ऑप्शन ए अहमदाबाद, ऑप्शन बी भोपाल, ऑप्शन सी कोलकाता, ऑप्शन डी रांची। तो सही उत्तर हो जाएगा इसका अहमदाबाद। अहमदाबाद इसका सही उत्तर हो जाएगा, अहमदाबाद। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। कर्क रेखा का सूर्य की स्थिति के साथ क्या संबंध है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं यहाँ पर। ऑप्शन ए है ग्रीष्म अयनांत, ऑप्शन बी शीत अयनांत, ऑप्शन सी विषुव और ऑप्शन डी ध्रुवीय दिन। सही उत्तर हो जाएगा इसका ग्रीष्म अयनांत। क्या हो जाएगा? ग्रीष्म अयनांत इसका सही उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न का। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। भारतीय मानक समय रेखा IST किस देशांतर पर आधारित है या आधारित है? तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए है 75 डिग्री पूर्व, ऑप्शन बी है 82.5 डिग्री पूर्व, ऑप्शन सी है 90 डिग्री पूर्व, ऑप्शन डी है 120 डिग्री पूर्व। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 82.5 डिग्री पूर्व। क्या हो जाएगा? 82.5 डिग्री पूर्व इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर किस स्थान से होकर गुजरता है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। ऑप्शन ए है भोपाल, ऑप्शन बी इलाहाबाद, ऑप्शन सी वाराणसी, ऑप्शन डी पटना। सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। एक्चुअली जब हम हमारी थ्योरी की क्लासेस आप देखोगे तो देखिए, जो कर्क रेखा है ये इलाहाबाद के समीप जो है, एक इलाहाबाद के समीप नैनी स्थान से, यानी ये मिर्ज़ापुर, अगर इसको बेसिकली देखा जाए तो उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर ज़िले से होकर गुजरती है, हमें ऐसा देखने को मिलता है। लेकिन अब यहाँ पर चूंकि मिर्ज़ापुर को नहीं किया गया है इंक्लूड, इलाहाबाद किया गया है, तो इलाहाबाद जो है पर आपको टिक करना है। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो इलाहाबाद हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इलाहाबाद। ठीक है, अगर मिर्ज़ापुर होता तो मिर्ज़ापुर पे आपको टिक करना होता। अगला प्रश्न है भारतीय मानक समय IST ग्रीनविच मीन टाइम GMT से आगे है, कितना घंटे आगे है? तो यहाँ पर आपको ये देखना है। देखिए, ऑप्शन 4 इस यहाँ पर आपको दिए गए हैं। ऑप्शन ए 5 घंटे, ऑप्शन जो है बी 5 घंटे 30 मिनट, ऑप्शन सी 6 घंटे और ऑप्शन डी है 4 घंटे 30 मिनट सॉरी। तो यहाँ पर सही उत्तर आपको देखना है। तो प्रश्न क्या कह रहा है? भारतीय मानक समय IST ग्रीनविच मीन टाइम GMT से कितना घंटे आगे है? 5 ऑप्शन आपको दिए गए हैं यहाँ पर, 4 ऑप्शन दिए गए हैं सॉरी, और 4 ऑप्शन में जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। 5.5 घंटे यानी 5 घंटे 30 मिनट जो है
ग्रीनविच जो है हमारी जो भारतीय मानक समय रेखा है वो GMT से आगे है। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। अब इसको समझ लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे कि अगर ग्रीनविच मीन टाइम पे अगर बजे होंगे दोपहर के 12, तो भारत में उस समय बजेंगे शाम के 5:30, क्योंकि हमारी जो पृथ्वी है, जो भारत है, वो कहाँ पर है, तो वो पूर्व में स्थित है। कहाँ पर है? पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। इस तरीके से देख लीजिए आप, ये हमारी पृथ्वी हो जाएगी। तो थोड़ा अलग कलर से हम बनाते हैं। देखिए ये हमारी पृथ्वी है, और इस तरीके से इसको समझिए। पहले आप मान लीजिए एक ये रेखा गई, ये देशांतर रेखा, और एक ये रेखा ये हो गई आपकी अक्षांश रेखा। भारत कहाँ पर लोकेट करता है? भारत लोकेट करता है यहाँ पर हमारा भारत स्थित है। यहाँ पर हमारा भारत है पूर्वी गोलार्ध में, और पूर्व में जितने भी देश होंगे, यानी जितने भी देश यहाँ पर क्या होगा? समय को जोड़ा जाएगा, और यहाँ पर समय को घटाया जाएगा। इधर रहेगा समय घटेगा, और इधर समय जोड़ा जाएगा। तो समय जोड़ने के साथ साथ हम ग्रीनविच मीन टाइम से आगे चलते हैं। हमारा समय आगे है उनसे, तो 5.5 घंटे हम ग्रीनविच मीन टाइम से आगे हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत का समय क्षेत्र किस देशांतर रेखा पर आधारित है? सेम वही क्वेश्चन है। इसका सही उत्तर हो जाएगा 82.5 डिग्री पूर्व। सही उत्तर इसका हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। IST का पूर्ण रूप क्या है? इसका फुल फॉर्म पूछ रहा है कि IST का फुल फॉर्म क्या है, तो ये आपको देखना है। देखिए, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइम, इंडियन स्टैंडर्ड टेक्निक और इंडियन समर टाइम। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है भारत का मानक समय किस स्थान से होकर गुजरता है? अब वहीं पर आप समझ लीजिए पहले, यहाँ पर कटक, वडोदरा, मिर्ज़ापुर। सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका मिर्ज़ापुर हो जाएगा। मिर्ज़ापुर इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। भारत के पूर्वी और पश्चिमी क्षेत्रों के समय में कितना अंतर है? भारत के पूर्वी और पश्चिमी के समय में कितना अंतर है? तो वो अंतर है 2 घंटे का। एक पॉइंट आप लोग देख लीजिए। भारत का जो सबसे पूर्वी जो राज्य है वो है अरुणाचल प्रदेश, और सबसे पश्चिमी जो राज्य है वो है गुजरात। तो इन दोनों के बीच में जो समय का अंतर है वो 2 घंटे अंतर है। यानी अगर मान लीजिए कि जब अरुणाचल प्रदेश में बजते हैं सुबह के 10 बजते हैं सुबह के, तो फिर उस समय गुजरात में जो है बजते होंगे 8, सुबह के 8, क्योंकि सबसे पहले अगर सूर्य निकलता है या सुबह होती है तो अरुणाचल प्रदेश में होती है, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश भारत के पूर्वी हिस्से में स्थित है। इसी के लिए तो हमें जो प्रश्न को देखना है, थ्योरीज को देखना है, तो समझना ये है कि भारत के पूर्वी और पश्चिमी क्षेत्रों के समय में 2 घंटे का अंतर है। गुजरात में और अरुणाचल प्रदेश के समयों में 2 घंटे का अंतर हमें देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है कि भारत में 2 समय क्षेत्रों की आवश्यकता क्यों महसूस की गई? 4 ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। ऑप्शन ए, उत्तर और दक्षिण के भौगोलिक अंतर के कारण, पूर्व और पश्चिम के समय में बड़ा अंतर, मौसम के विभिन्न प्रभावों के कारण, सांस्कृतिक विभाजन के कारण। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पूर्व और पश्चिम के समय में बड़ा अंतर। ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। आपको यहाँ पर क्लिक करना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। IST से आगे का देश निम्नलिखित में कौन सा है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका। सही उत्तर हो जाएगा इसका बांग्लादेश। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत में समय का निर्धारण किस देशांतर के आधार पर किया जाता है? वही रिपीटेड क्वेश्चन है, वहीं पर आपको समझना है इसको। तो उसका सही उत्तर हो जाएगा 82.5 डिग्री पूर्व। भारत में कर्क रेखा किस राज्य में सबसे पहले प्रवेश करती है? फिर वही चीज़ है इसमें। कर्क रेखा किस राज्य में सबसे पहले प्रवेश करती है? तो करती है गुजरात में। अगला प्रश्न है, कर्क रेखा किस देश के बिल्कुल मध्य से होकर गुजरती है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। मैक्सिको, भारत, चीन, ऑस्ट्रेलिया। आप सभी को पता है कि कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है। भारत इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। कर्क रेखा के दक्षिण में स्थित प्रमुख जल निकाय कौन सा है? 4 ऑप्शन दिए गए। हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर, अरब सागर, प्रशांत महासागर। चारों ऑप्शन हमें सही। कुछ बच्चे इसमें हिंद महासागर पे टिक कर देते हैं, कुछ जो इसमें प्रशांत अटलांटिक महासागर पे टिक कर देते हैं, बट ऐसा नहीं है। कर्क रेखा के दक्षिण में स्थित प्रमुख जल निकाय कौन सा है? तो वो अरब सागर है, हिंद महासागर नहीं है। ये समझ लीजिए। यहाँ पर कर्क रेखा की बात कर रहा है, आप समझ लीजिए। भारत के दक्षिण की बात नहीं कर रहा है, कर्क रेखा के दक्षिण की बात कर रहा है, तो अरब सागर हो जाएगा। कर्क रेखा पर दिन और रात की समानता किस महीने समान होती है, या किस महीने समानता किस महीने होती है, मतलब दिन और रात बराबर किस महीने होते हैं? तो सही इसका उत्तर हो जाएगा मार्च। ऑप्शन 4 इसमें दिए गए हैं, तो सही ऑप्शन क्या है इसका? मार्च। जून में नहीं होता, सितंबर में नहीं होता और दिसंबर में भी नहीं होता। मार्च में दिन रात की समानता होती है।
अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा भारत में किस उद्देश्य से महत्वपूर्ण है? यहाँ पर भी 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं और चारों को आपको समझना है। इसी प्रकार के प्रश्न यूपीएससी पूछता है, समझ लीजिए। भारतीय सीमाओं के निर्धारण के लिए, अक्षांश निर्धारण के लिए, भूगर्भीय सर्वेक्षण के लिए और समय मापन के लिए। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, समय मापन के लिए। अगला और अंतिम प्रश्न हमारा है, किस स्थान पर ग्रीनविच मीन टाइम जीएमटी का उपयोग किया जाता है? तो यहाँ पर भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं, भारत, ब्रिटेन, अमेरिका, जापान। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, ब्रिटेन में किया जाता है। तो फ्रेंड्स, आज की इस प्रैक्टिस सेट को यहीं पर ख़त्म करते हैं। मिलते हैं अगली प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।